हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नौजवानों। अब हम आज का अपना तीसरा दिन है हमारी एसे राइटिंग की लर्निंग का और हम शिफ्ट हो रहे हैं आज पैराग्राफ राइटिंग पे। और जब हम पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं तो मैं ये अर्ज़ करता होता हूँ कि चलो यार, क्या करें? चलो ऐसे लिखना शुरू करें, क्योंकि आपने अभी ऐसे लिखना शुरू नहीं किया मेरे साथ। तो स्टूडेंट्स कहते हैं, सर अब तक हम क्या कर रहे थे? हम तो रफ वर्क कर रहे थे। तो ये जो मैंने स्केच दिया हुआ है, टाइमलाइन एंड स्केच, ये ज़हन में रखें। तो हमारा टाइमलाइन और हमारा स्केच क्या कह रहा है कि अर्ली मॉर्निंग आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके अपने लिखने का आगाज करते हैं, तो वहां पे 9 बजे से लेकर 9:05 तक 9 बजे आपको पेपर थमा दिया जाता है। आपने दाएं बाएं नहीं देखना, अपने काम पे फोकस, अपने काम पे तवज्जो और अपने आप से बात करनी है। आई कैन डू दिस टुडे, आई विल पास टुडे, आई विल राइट सच अ गुड ऐसे दैट विल ब्रिंग मी 40+ मार्क्स। अपने आप को अच्छी अच्छी बातें, शुभ शुभ बातें बतानी है, दरूद पाक पढ़ना है और अल्लाह ताला की रहमत को आवाज़ देनी है। 5 मिनट के अंदर अंदर अपने आप को साइकोलॉजिकली तैयार करके टॉपिक चूज करना है। अगले 5 मिनट में अपना टॉपिक फाइनल करें और यस यू विल गेट रिकॉर्डिंग, जस्ट वेट एंड सी। ठीक है, तो वहां से फिर आपने शिफ्ट हो जाना है रफ वर्क पे, रफ पेज पे जाके बाय द एंड ऑफ योर आंसर शीट, रफ पेज का रफ पेज, आखिरी पेज निकाल लेना, उस पे रफ वर्क की हेडिंग लिख देनी है। टॉपिक सिलेक्शन फाइनल करें, फिर स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक रफ में लिखें, फिर आउटलाइन के चारों कॉलम रफ में बनाएं 9:40 तक। इंट्रोडक्शन भी अपना रफ में लिखें और फिर क्या शुरू करें, अपना फाइनल ड्राफ्ट शुरू कर दें 9:50 तक। इस सारे मरहले में आपको जिस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होगी वो क्या है? वो आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है कि अपने आप को साइकोलॉजिकली मजबूत रखना है। आपके दाएं में बैठे हुए बहुत सारे अफलातून और बहुत सारे लायक फायक लोग, ठीक है, क्या करेंगे? वो पहले ही 5 मिनट में 3-3 4-4 सफ़े लिख चुके होंगे। आपको बड़ा एक फ़ील आएगी कि यार मैं नालायक वाक़ई हुआ हूँ, मैं पीछे रह गया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आप समझदार वाक़ई हुए हो। आपने पहले अपना सारा बारूद तैयार किया, 9:50 पे आपने उस सारे नॉलेज की बुनियाद पे लिखना शुरू किया। गलतियों से पाक, कॉन्फिडेंट, बैक्ड बाय अ डायरेक्शन एंड नॉलेज। ये है सीएसएस ऐसे में कामयाबी का पहला गुर, रफ वर्क। यहाँ पे बात खत्म हुई। अब हम आगे शिफ्ट होते हैं। आप फिर अपना जब ऐसे नीट करके लिखते हैं तो वो कुछ यूं नजर आता है। पहले आप टॉपिक का नाम मार्कर से लिखते हैं बोल्ड करके, फिर स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक अपने का सेंटेंस होता है, एक दो सेंटेंस की इतनी की होती है वो लिखते हैं। देन यू गो फॉर आउटलाइन, सेंटेंस में अपनी आउटलाइन मुकम्मल करते हैं और एंड पे एक कंक्लूजन का वर्ड जो है आप वो लिखते हैं। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। फिर ये है जी आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का पेज आपका यूं नजर आता है, एक ब्लॉक्ड पैराग्राफ। फिर आप शिफ्ट होते हैं दूसरी तरफ, उसे क्या कहते हैं? पैराग्राफ राइटिंग। आपके पैराग्राफ्स यूं नजर आते हैं। ठीक हो गया? तो यूं आपके पैराग्राफ नजर आ रहे होंगे तो फिर आप आगे प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक हो गया दोस्तों? आपको कहीं हेडिंग नजर आई है इंट्रो में? हाँ, टॉपिक की हेडिंग दोबारा देनी है। यस जैन। लो जी दोस्तों, हेयर वी गो। अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आपने अपनी अटेंशन जो है ना वो 100% फोकस कर लेनी है दोस्तों। टॉपिक सेंटेंस, पैराग्राफ के 3 पार्ट्स होते हैं। पैराग्राफ के 3 पार्ट्स होते हैं। लेट मी इरेज दिस फॉर अ व्हाइल। पैराग्राफ के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट टॉपिक सेंटेंस, दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट का नाम है आर्गुमेंट और डिस्कशन पार्ट, और तीसरे पार्ट का नाम है कंक्लूडिंग सेंटेंस। ठीक हो गया? टॉपिक सेंटेंस में क्या है जी? टॉपिक सेंटेंस में एक या दो लाइनों में आप डायरेक्ट बात करते हैं। कोई इररेलेवेंट बात, कोई इररेलेवेंट चीज आप उसमें नहीं लिखते। टू द पॉइंट,
इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आप उसमें लिखते हैं। ठीक है, जब आप वो लिख चुके हैं, लो जी, आपकी आउटलाइन हम यहाँ पे शो करते हैं फॉर अ व्हाइल। जो आउटलाइन आपने पहले क्या की है, जो पहले आप लोगों ने आउटलाइन मुकम्मल की है, उस आउटलाइन को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सोशो इकोनॉमिक वाले को शो कर देते हैं। तो आपका पहला आइडिया या पहला पॉइंट क्या था इस आउटलाइन में? फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडलिज्म पे टॉपिक सेंटेंस आपने लिखना है। यू कैन डायरेक्टली राइट द आउटलाइन सेंटेंस मुख्तलिफ अल्फाज में। लिखें जी, फ्यूडलिज्म पे टॉपिक सेंटेंस लिखें, वही जो चीज आउटलाइन में कल आपने लिखा था वही बेशक लिख दें। चलें भी दोस्तों, हियर यू गो एवरीबॉडी, एवरीबॉडी विल राइट टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस वो पहला सेंटेंस है जिससे आपका पैराग्राफ ओपन होता है। ठीक है, तो लिखना शुरू करें जी। बस वही यार, फ्यूडलिज्म को सेंटेंस में यूज करना है, बस उसमें उसको कनेक्ट करना है जैसे कल आउटलाइन का बनाया था सेम। लेकिन फ्यूडलिज्म का वर्ड पहली लाइन में आना चाहिए, ये ख्याल रखने की जरूरत है। ठीक है, फ्यूडलिज्म का वर्ड पहली लाइन में शो होना चाहिए, फ्यूडलिज्म का वर्ड पहली लाइन में नजर आए, फ्यूडलिज्म का वर्ड दूसरी लाइन में ना जाए, ये ख्याल रखना है। टॉपिक सेंटेंस की खूबी होती है वो डायरेक्ट हिट होता है, उसमें इरेलीवेंट चीजें नहीं होती, बिल्कुल हिटिंग द बुल्स आई पे चलता है। ठीक है, तो ये जो आपने लिख दिया, फ्यूडलिज्म हैज बिकम एन ऑब्स्टेकल या फ्यूडलिज्म हैज रिमेन्ड, ठीक है, तो वो फिर आपका पहला सेंटेंस होता है। मैं यहाँ से दोबारा फाइल वही वाली शेयर करता हूँ तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पैराग्राफ इस पे लिखना चाहा है, और इस पे पैराग्राफ लिखते हुए हमने पहली चीज यही की है, फ्यूडलिज्म हैज बीन रूट कॉज ऑफ सोशो इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आप लोगों ने भी सही लिखा है, हमने भी इसको बतौर सैंपल इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज। चलें जी, ठीक हो गया जी, बात समझ में आ गई आप दोस्तों को कि फिर अब क्या हुआ। अब एग्जामिनर जो है वो अलर्ट हो गया कि बंदे ने दावा कर दिया है कि फ्यूडलिज्म की वजह से काम क्या नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुई। अब आर्गुमेंट पार्ट शुरू हो जाता है, अपने इस दावे को प्रूव करने के लिए कि भाई वो फ्यूडलिज्म ही है जिसने मुल्क में तरक्की, तामीर, डेवलपमेंट नहीं होने दी। अब इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट टूटता है, भागता है, नॉलेज की कमी का बहाना करता है, तो फिर हम उसे कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें तावीज देते हैं। तो फिर उसको हम 16 मसालों वाली एक डबियां पकड़ा देते हैं जिसमें 16 मसाले होते हैं, तो वो एक एक मसाला डालता जाता है और उसका पैराग्राफ, उसका आर्गुमेंट बिल्ड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बस आप जरा गौर से सुनिएगा। एक डिश मैं आप लोगों के सामने पकाऊंगा मसाला जात डाल के, और फिर वही डिश आपने मेरे बताए हुए तरीके पे कॉपी करने की कोशिश करनी है, वो आप लोगों को इनेबल करेगी लिखने के लिए। तो आप लोग तैयार हैं जी? यू पीपल आर रेडी फॉर बिल्डिंग आर्गुमेंट? सो गौर से सुनिएगा, गौर से। लो जी, एक चुटकी मसाले की डालनी है, ऊपर हमारे पास हंडिया का नाम है फ्यूडलिज्म, और उसने क्या नहीं होने दी, डेवलपमेंट नहीं, उनके दरमियान एक चुटकी, एक चुटकी से ज्यादा मसाला नहीं डालना। ठीक है, सो हियर वी गो। नंबर वन, हिस्टोरिकल। लो जी, मुल्क आजाद होते ही फ्यूडलिज्म या फ्यूडल क्लास ने तमाम शोबा जिंदगी को अपनी किसमें, अपनी पकड़ में, अपनी जकड़ में ले लिया, फुल स्टॉप। नंबर टू, सोशल। एक ऐसी सोसाइटी वजूद में आई जिसमें
जो डोमिनेट कर रहे थे वो कौन थे? वो फ्यूडल क्लास थी, फुल स्टॉप। कल्चर नंबर 3, इस तरह का कल्चर डेवलप हो गया कि लोग जो हैं वो फ्यूडल्स जो थे उनके ज़ेर असर रहने में फ़ख्र महसूस करते थे, या उनकी नौकरी उनके लिए बायस फ़ख्र थी। नंबर 4, पॉलिटिकल। हमारी जो पॉलिटिकल एलीट थी, पॉलिटिकल क्लास थी, वो सारे के सारे फ्यूडल्स पे मबनी थे। तो उन्होंने मुल्क की डेवलपमेंट का नहीं सोचा, फुल स्टॉप। नंबर 5, हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज में से 80% के मालिक कौन थे? मिलों के, फैक्ट्रियों के, ज़मीनों के, अब भी हैं, फ्यूडल्स हैं। तो वो अपनी दौलत बढ़ाने पे ज़्यादा फ़ोकस रखते हैं, मुल्क की तरक्की पे काम नहीं करते, फुल स्टॉप। नंबर 6, रिलीजियस, ये मसाला नहीं डलेगा, ठीक है। नंबर 7, साइकोलॉजिकल। तो अवाम की नफ्सियात ऐसी डेवलप हुई कि वो फ्यूडल्स की गुलामी में अपने लिए बेहतरी समझते थे, तो उन्होंने भी तरक्की या मुल्क की तरक्की का कुछ ना सोचा, फुल स्टॉप। साइंस का मसाला जो है वो नहीं डलेगा इसमें, ठीक है, साइंस वाला मसाला इसमें नहीं डलेगा। इसके बाद है एग्जाम्पल्स। आपने एग्जाम्पल्स देनी है कि पंजाब में जट, राणे, मलिक और अराई और ये बड़े बड़े फ्यूडल खानदान, टिवाणे और ये, ठीक है, चौधरी। उसके बाद सिंध में साईं, वडेरे, भुट्टो, जरदारी। बलोचिस्तान में बुगटी, बलोच और केपी में खान और मलिक। ये वो मिसालें हैं, ये वो मिसालें हैं फ्यूडल फैमिलीज की जिन्होंने अपने अपने इलाके में क्या किया है, मुल्क की तरक्की को रोके रखा है, हस्बे तौफीक। नंबर 10, कंपैरिजन। आपने कहना है कंपैरिजन तो हमसायों के साथ होता है, तो मुल्क दोनों इकट्ठे ही आज़ाद हुए, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया ने आज़ाद होते ही अपने हाथ से फ्यूडलिज्म का खात्मा किया, सो उनकी तरक्की की रफ्तार ज़रा ज़्यादा तेज़ हो गई। हमारे यहाँ खात्मा नहीं हुआ, मुल्क पीछे रह गया। नंबर 11, डाटा देना है, स्टैटिस्टिक्स देनी है, नंबर्स देने हैं, तो वो डाटा सिंपल भी दिया जा सकता है कि मुल्क को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं और मुल्क की आबादी का 20% भी नहीं है ये फ्यूडल्स, लेकिन मुल्क के रिसोर्सेज का 80% से ज़्यादा इनके पास है। सो तरक्की कैसे मुमकिन है जहाँ इतना बड़ा क्लास गैप हो? थ्योरी नहीं डलेगी, बुक्स एंड राइटर्स। बुक आप कोई भी सोचें इंटरनेट से, फ्यूडलिज्म इन पाकिस्तान, राइटर का नाम उठाएं और साथ में कह दें कि इस राइटर का ख्याल क्या है। जो आपका ऊपर टॉपिक सेंटेंस है वही उसका ख्याल है, बात खत्म। कोट अनकोट ना करें, वैसे रेफर कर दें। तहमीना दुरानी इन हर बुक माय फ्यूडल लॉर्ड क्या लिखती हैं, और जो आपका टॉपिक सेंटेंस है यही लिखती हैं। मतलब फ्यूडलिज्म पे कोई बंदा किताब लिखता है और अगर उसने ये नहीं लिखा कि डेवलपमेंट को फ्यूडलिज्म ने हैम्पर किया है, तो फिर उसकी किताब का तो फायदा नहीं हुआ आपको, फुल स्टॉप। नंबर 4, सीए, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में आप लिखें जी कि मौजूदा हालात में भी हमारी सोसाइटी में फ्यूडल्स जो हैं उनकी इन्फ्लुएंस और इनग्रेस बहुत ज़्यादा है जो कि तरक्की को हैम्पर करती है, फुल स्टॉप। नंबर 15, रिपोर्ट्स एंड रिसर्च। उसमें आप देखो यूएनडीपी, यूनिसेफ, यूनेस्को, ये 3-4 इदारे हैं, इनकी हर महीने रिसर्च रिपोर्ट एक आती है। आपने कभी किसी रिपोर्ट को पाकिस्तान के हक में देखा या उसमें कोई अच्छी बात पाकिस्तान के बारे में देखी? 100 में से एक। तो भाई यहाँ उसको इस्तेमाल कर लें कि यूएनडीपी अपनी रीसेंट रिपोर्ट में मेंशन करता है क्या, ये जो आपने ऊपर दिया हुआ है कि फ्यूडलिज्म की वजह से डेवलपमेंट हैम्पर हुई है। नंबर 16, लिटरेचर नहीं डलेगा। नंबर 17, एनालिसिस। तो आप बता सकते हैं कि इट हैज़ बीन एनालाइज्ड कि जो फ्यूडल्स हैं उन्होंने अब भी बहुत सारे एरियाज में लोगों को इस तरह से जकड़ा हुआ है कि लोग डेवलपमेंट का, आगे बढ़ने का नहीं सोच सकते। ऑब्जर्वेशन, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व किया आपने कि फ्यूडलिज्म ने आज़ादी से लेके अब तक मुल्क को अपने कब्जे में रखा है। तो दोस्तों
18 मसाले थे, उनमें से 3 जो हैं, 4 वो इस्तेमाल नहीं हुए। बाकी 14 लाइनें अगर आप लिखते हैं, 1 लाइन सेंटेंस, तो आपका पैराग्राफ पूरा नहीं हो जाएगा। और मैंने जितनी बातें बताई हैं, उसमें से किसी को लगता है कि सर ये गलत थी? बताएं जी। 14 लाइनें लिख लेगा हर बंदा अभी? मेरा सवाल ये है। हर बंदा मसालों को गौर से देखे और बताए कि कोई मसाला उसकी समझ में नहीं आया। ये बताने की जरूरत नहीं, जेनेरिक कर दो यार। बड़ा हो जाएगा तो मुझे नहीं एतराज, तो आपको क्या मसला है? कितना बड़ा पैराग्राफ लिख लोगे? 50 लाइनों का लिख दो भाई। ठीक है ना? रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिख के मुझे दे दो, मैं कहूंगा कि ये जैदी ने नहीं, मैंने लिखी है। ठीक है ना? 11 नंबर पे डाटा दे दो ना कि मुल्क को आजादी हुए 70 साल हो गए हैं। ठीक है? 50% से ज्यादा, 80% से ज्यादा वसाइल फ्यूडल के कब्जे में है। ठीक है? तो हबीब भाई वो फर्क करो ना अच्छा सा लिख के। मुझे ये बताओ, 14 सेंटेंसेस लिख लोगे कि नहीं? बात क्लियर करो यार। लिख लोगे? ठीक है ना? सेंटेंस की लेंथ एक लाइन से ज्यादा ना हो, मैक्सिमम एक लाइन, सवा लाइन हो जाए, उससे आगे नहीं जाना। और ये लिखते हुए किताबों के बोझ तले तो नहीं दब जाओगे? एक ऐसी सोसाइटी वजूद में आ गई मदीहा, जहां पे फ्यूडल्स जो थे वही सारे डिसीजन ले रहे थे, और डेवलपमेंट भी उन्हीं का डिसीजन था कि भाई नहीं होने देनी। ठीक है भाई दोस्तों, लिख लोगे अभी? तो दोस्तों आपको मैं दे रहा हूँ 10 मिनट का टाइम। जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है वो तो करें टाइप, और जिनकी टाइपिंग स्पीड नहीं अच्छी वो क्या करें? वो करें जनाब, पेज लें और उस पर लिखें 10 मिनट में, 15 मिनट में, तसल्ली से। ठीक है? तो उसके बाद फिर वो, उनको हम कहेंगे वो व्हाट्सएप करने तस्वीर बना के। ठीक है? हमारा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और क्लास के बाद आपको मिल जाएगा। डोंट यू वरी एट ऑल। ठीक है ना? तो घर की बात है, तुम घबराओगी क्यों? ठीक है, डोंट यू वरी। व्हाट्सएप पे तस्वीर बना के सेंड कर दें। टॉपिक सेंटेंस लिखें ये वाला, और उसके बाद 14 सेंटेंसेस का तो इकट्ठा लिखना है पैराग्राफ फिलहाल। तो मेरा भी माइक पूरे 10 से 12 मिनट बंद रहेगा। तसल्ली से लिखें, जिनकी स्पीड अच्छी है तसल्ली से टाइप करें। लंबा हो रहा है पैराग्राफ, पहाड़ गिर जाएगा, घबराने ओ यार, ये चीजें छोड़ दो। 14 सेंटेंसेस का प्यारा सा पैराग्राफ लिखो। कितना लंबा हो जाएगा भाई? 55 लाइनें होने दो। ठीक है? किसी को कोई मसाला नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ ले अभी के अभी। फिर बाद में इन्हें कहना वो सर वो मसाला, और गलत लिखने की। हाँ जी, फ्यूडलिज्म जी, इसी के सामने फ्यूडलिज्म जिस पे आपने सुना है गुलनाज, उसी पे लिखना है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि भाई जो फ्यूडल क्लास है वो क्या कर रही है, वो इतनी बड़ी तो नहीं है लेकिन उनका असर बहुत बड़ा है। मतलब सैफ, तुम किसी तरह से भी मैनिपुलेट कर सकते हो यार। डोंट यू वरी। ठीक है? तो दोस्तों 10 से 12 मिनट का टाइम है और लिखना शुरू कर दें। गलत लिख रहे हो, गलत लिखते जाओ, कलम ना रुके। ओके, सो हियर यू गो, और लिखना शुरू करें। मैं अपना माइक म्यूट कर देता हूं, और मैं वापस आता हूं 12 मिनट बाद, 10-12 मिनट। सोशल वाला महविश कुछ भी लिख दो, तुम्हें आजादी है। ठीक है? यू आर अलाउड टू राइट एनीथिंग। ठीक हो गया? हाँ जी, इसी तरतीब से लिखती जाओ। ठीक है? ये हमारा आपने सुना है ना, ये जब मैं मिसालें ऐड करना बता रहा था।
नहीं सुना? चलो मैं अभी एक क्विक जो है वो रिकैप वो करते हैं। ऊपर हमारा टॉपिक सेंटेंस है फ्यूडलिज्म की वजह से डेवलपमेंट नहीं हुई। अब ये हमने मसाले डाल के आर्गुमेंट जो है वो बनाना है इसके फेवर में। तो पहला क्या होगा, हिस्टोरिकली मुल्क आज़ाद होते ही फ्यूडल क्लास ने हमारे मुल्क जो है उसको जकड़ लिया, काबू कर लिया हर शोबा जिंदगी को, फुल स्टॉप। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस वही जो आपने बनाया था। सोशल, एक ऐसी सोसाइटी वजूद में आई जिसमें फ्यूडल जो थे उनका हुक्म चलता था और वो तमाम तर फैसले करते थे और डेवलपमेंट को भी वही डिटरमन करते थे। कल्चर, एक कल्चर कैसा कल्चर डेवलप हुआ जिसमें जो फ्यूडल्स हैं वो ज़मीनों के सारी ज़मीनों के मालिक और कब्जे में थे और वो वहाँ के कल्चरल नॉर्म्स के मुताबिक लोगों को अपने कंट्रोल में रखते थे। यूं डेवलपमेंट नहीं हुई। पॉलिटिकल एलीट हमारी सारे के सारे फ्यूडल्स थे और वो डेवलपमेंट अंडरमाइन होती गई। इकोनॉमिक इकोनॉमिक रिसोर्सेज उनके कब्जे में थे। सो नतीजा ये निकला कि वो 80% दौलत के वही मालिक रहे। साइकोलॉजिकल अवाम की नफ्सियात ही ऐसी डेवलप होगी कि फ्यूडल की खिदमत करो, यही जिंदगी का मकसद है। अपनी तरक्की, अपने बच्चों की, अपनी नस्लों को संवारने पे काम ना करो। नंबर 9 एग्जांपल्स आपने देनी है कि भाई पंजाब के वडेरे हैं, सिंध के हैं, बलूचिस्तान के जो हैं बड़े-बड़े खानदान, वो तरक्की को रोकने में उनका किरदार रहा है। कंपैरिजन इंडिया के साथ करें कि उन्होंने आते ही फेडरलिज्म सिस्टम खत्म कर दिया था और हमसे ये खत्म नहीं हुआ। और 11 डाटा दे दें कि इतने साल हो गए मुल्क को आज़ाद हुए और 20% से भी कम है फ्यूडल्स, लेकिन 80% से ज़्यादा वसाइल पे उनका कब्जा है। थ्योरी नहीं डलेगी। नंबर 13 बुक दें। तमीना दुरानी अपनी बुक माई फ्यूडल लॉर्ड में लिखती हैं कि भाई हमारे जो फ्यूडल्स हैं उन्होंने मुल्क की तरक्की को बुरी तरह से रोके रखा है, करटेल किया है। नंबर 14 करंट अफेयर दें कि हमारी करंट सूरत हाल, पोलिटिकल स्नैरियो, इकोनॉमिक स्नैरियो ये बताता है कि ये फ्यूडल्स हैं जिनके बड़े बड़े कार्टल्स हैं और माफियाज हैं जो कि वसाइल पे कब्जा करते हैं और डेवलपमेंट को हैम्पर करते हैं। 15 रेफर कर दें कि यूएनडीपी ने अपनी रिसेंट रिपोर्ट में भी यही बताया है कि फ्यूडलिज्म की वजह से तरक्की जो है वो अंडरमाइन होती रही है। लिटरेचर नहीं डलेगा। 17 लिखें कि ये इट हैज बीन एनालाइज्ड दैट ये फ्यूडल्स की इंग्रेस जो है अब भी बहुत सारे शोबाए जिंदगी पे है जिस वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाती। और 18 पे आप लिख दें कि ये ऑब्जर्व किया गया है कि भाई फ्यूडल्स जो हैं अगर वो ही मतलब मुल्क की तरक्की में इस तरह से अपना किरदार अदा करते रहे तो तरक्की जो है वो रुकी रहेगी, फुल स्टॉप। तो उम्मीद है हमारा आपको भी क्लियर हो गया होगा। ये मैंने यार रिवाइज कर दी चीजें। आप लोग लिखना शुरू करें और मेरा माइक बंद रहेगा आने वाले तकरीबन we are going to the third part of paragraph and that is called concluding sentence। गौर से सुनिएगा। कंक्लूडिंग सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा इंडोर्समेंट होता है कि आपने ऊपर जितनी बात की है ना उसको एक सेंटेंस में इंडोर्स करते हैं कि भाई ये फ्यूडलिज्म ही है जिसने ना सिर्फ डेवलपमेंट को हैम्पर किया है बल्कि बल्कि आप उसके साथ क्या करते हैं, कनेक्शन भी डेवलप करते हैं। कनेक्शन क्या होता है? कनेक्शन ये होता है कि आप फिर बताते हो कि कंक्लूडिंग सेंटेंस नॉट ओनली कंक्लूड्स प्रीसीडिंग पैराग्राफ but also gives an idea about the beginning of next paragraph। तो आप जरा गौर कीजिए कि जब आपने आउटलाइन बनाई थी तो फ्यूडलिज्म के बाद अगला पॉइंट कौन सा था? फ्यूडलिज्म के बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वाले ऐसे की आउटलाइन जब आप बना रहे थे? बताइए जरा। इलिटरेसी। तो फिर आप फ्यूडलिज्म वाला इलिटरेसी था समीना। आप फ्यूडलिज्म वाला पैराग्राफ खत्म करते हुए उसको कनेक्ट करेंगे किसके साथ? आप उसको कनेक्ट करेंगे इलिटरेसी के साथ। ठीक है, तो हमने एक ही सेंटेंस में दो काम करने हैं, एक इंडोर्समेंट और उसके दूसरे हिस्से में लॉजिकल
कनेक्शन डेवलप करना है विद द नेक्स्ट पैराग्राफ। तो हम कहेंगे कि फ्यूडलिज्म ने ना सिर्फ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हैम्पर किया, बल्कि लोगों को उनके बुनियादी तालीमी हक से भी महरूम रखा। फुल स्टॉप। तो अब याद करो कि हम एक काम करते थे, अब आउटलाइन में हम लॉजिकल सीक्वेंस बनाते थे, याद आई? और अब वो लॉजिकल सीक्वेंस काम आ रही है कि नहीं आ रही, बताइए जरा। अब आपका ऐसे किस तरह से कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जिस तरह एक चेन बनी होती है ना, एक कड़ी से दूसरी कड़ी का मिले होना, तो आपका ऐसे एक लड़ी में पिरोया जाता है, बिल्कुल जिस तरह एक बड़ी चेन होती है, तो वो एक कड़ी दूसरी कड़ी में मिली होती है। तो इसका हमने बुनियादी काम कब कर लिया था? आउटलाइन बनाते हुए इसकी लॉजिकल सीक्वेंस बना ली थी हम। सो ये है ऐसे राइटिंग की खूबसूरती। ठीक है दोस्तों। और अगला, अगर आपने अगला पैराग्राफ शुरू करना है ना वर्ड इलिटरेसी से, तो पिछला पैराग्राफ खत्म करते हुए इलिटरेसी का वर्ड ना आए, लैक ऑफ एजुकेशन या एब्सेंस ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज इस तरह का वर्ड आए। तो दोस्तों जल्दी से कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखते हैं इस पैराग्राफ का। वेरी वेल डन शाहजेब, वेरी गुड। अच्छी एफर्ट है तुम्हारी भी, हमारा, लेकिन अभी तुम्हें पूरा टाइम नहीं मिला था ना सुनने का, तो बाद में तुम अच्छा लिख लोगी। वेरी गुड। इलिटरेसी का डायरेक्ट वर्ड यूज नहीं करना, इनडायरेक्टली लैक ऑफ एजुकेशन, इस तरह के कोई वर्ड यूज करने। बहुत अच्छी एफर्ट है समीना, अच्छा पैराग्राफ। अच्छी एफर्ट है सबा अब्दुल्ला। पहला दिन था, रिस्पांस टाइम बहुत कम दिया मैंने, फिर भी गुड वर्क, गुड वर्क। वेरी गुड सा शोएब। तो ये आप लोग अब अच्छा सा क्या लिख रहे हो, कंक्लूडिंग सेंटेंस। हाँ जी शान जैदी साहब, नहीं मजा नहीं आया, आपने ना कुछ और ही लिख दिया। आपने जो इलिटरेसी है उसको भी किसके खाते में डालना था? फ्यूडलिज्म के खाते में डालना था। ठीक है ना? जैन चौधरी इस तरह की लैंग्वेज नहीं ऐसे में लिखते यार। ठीक है, ये तो बिल्कुल मतलब आम सी जुबान है। ठीक है।
और दीज आर द फैक्टर नहीं है मदीहा, फ्यूडलिज्म इज अ फैक्टर। ठीक है ना। समीना ऑब्जेक्टिव पूरा छोड़ दो, उससे पहले तक ठीक है। नहीं नहीं, आस्ता आस्ता हो जाएंगी चीजें, आप डे वन है ना असल में, तो उसमें हो जाता है इशू इस तरह का, डोंट यू वरी। वेरी वेल डन हमारा खान, वेरी वेल डन। ठीक है। तो अच्छी एफर्ट है, अच्छी एफर्ट है, बात समझ में आ गई ना असल में। ठीक है। नहीं जैदी साहब, आपने ना बात को कहीं और ले गए हैं। आप ये हमारा का सेंटेंस पढ़ो यार। ठीक है ना। हमारा का सेंटेंस है, इसको जरा एक बार पढ़ो। बात खत्म हो जाती है। ठीक है ना, जैन तुम भी पढ़ लो। तुम दोनों माशाल्लाह लायक बच्चे हो, लेकिन यहाँ आगे ना पता है आप लोग मतलब कोई स्टंट करना चाह रहे हो, बात नहीं मेरी फॉलो कर रहे। अब भट्टी साहब, but it has also created another monster in shape of lack of education। मजा नहीं आया। बात आपको समझ आ गई है लेकिन आप कन्वे नहीं कर पाए। ठीक है। दूसरा वाला भी तो सही नहीं है ना, लेकिन आप लिख लोगे, लिख लोगे, टाइम आ लेने दो, आप लिख लोगे यार। ठीक है। लो जी दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक सेंटेंस क्या है? अगला हमारा टॉपिक सेंटेंस क्या होगा, लिखें जरा। इलिटरेसी पे टॉपिक सेंटेंस क्या होगा? मैविश बेहतरीन हो गया, वेरी वेल। वेरी वेल डन फैसल डोगर, ब्रावो। लो जी, अगला टॉपिक सेंटेंस किस पे होगा? लिखें जरा अगला टॉपिक सेंटेंस। प्रिवेंटेड के बजाय हैम्पर्ड का वर्ड यूज कर, लिखते जाएं टॉपिक सेंटेंस।
जी नौजवानों, ये तो हो गया हमारा ओपनिंग सेंटेंस। अब हम उठा के लाते हैं मसालों वाला डिब्बा और फिर हम खोलते हैं अपना पंडोरा बॉक्स। ठीक है? लो जी, अब क्या होगा? अब होगा हिस्टोरिकली। तो क्या हम लिखेंगे कि पाकिस्तान बनते ही क्या हुआ? पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में अक्सरियत लोग अनपढ़ों की थी। फुल स्टॉप। हिस्टोरिकली हो गया। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज ज़हन में रखनी है कि उधर ये वाले वर्ड यूज नहीं करते, हिस्टोरिकली, सोशली, कल्चरली, नहीं भाई। कॉन्टेक्स्ट ये रखना है कि पाकिस्तान बनते ही पता चला, या पाकिस्तान जब बना तो हमारे मेजोरिटी लोग अनपढ़ थे, इलिटरेट थे। ठीक हो गया? जिसकी वजह से डेवलपमेंट के हवाले से शऊर की और तालीम की वैसी कमी थी। फुल स्टॉप। और हमारी जो नंबर टू, हमारी सोसाइटी में लोग तालीम को इतना वैल्यू ही नहीं करते थे। फुल स्टॉप। नंबर थ्री, कल्चर। हमारे कल्चर में बच्चों को स्कूल भेजने का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, और ख़ासतौर पे बच्चियों को तो स्कूल भेजते ही नहीं थे, जिसका नतीजा ये निकला है कि आज हम डेवलपमेंट में पीछे हैं। फुल स्टॉप। नंबर फोर, पॉलिटिकल। हमारी पॉलिटिकल एलीट जो थी ज़्यादातर अनपढ़ थे, तो उन्होंने एजुकेशन की डेवलपमेंट पे कोई खातर खा काम नहीं किया। ठीक है? इस वजह से हमारे यहाँ मैस इलिटरेसी है। फुल स्टॉप। नंबर फाइव, इकोनॉमिक। हमारी हुकूमतों ने ख़ास तौर पे पिछले सालों में तालीम की तरक्की के ऊपर या तालीम की डेवलपमेंट के ऊपर कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, जिसका कोई बजट में तालीम को कोई ख़ास शेयर ही नहीं दिया जाता था, जिसके नतीजे में हम एक तो तालीम में पीछे रह गए और दूसरे तरक्की में भी पीछे रह गए। फुल स्टॉप। नंबर सिक्स, रिलीजियस। हमारा रिलीजन कहता है कि भाई मर्द औरत दोनों पे इल्म हासिल करना फ़र्ज है। हम रिलीजन की नहीं मानते, हम कल्चर की मानते हैं, जहाँ पे बच्चियों को स्कूल ना भेजना या स्कूल भेजना एक टैबू है। फुल स्टॉप। नंबर सेवन, साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल नहीं डलेगा यार मसाला ये वाला, इस मसाले को आप फौत कर दें। साइंस। तो इस इलिटरेसी की वजह से हम एक तो ओवरऑल तरक्की में पीछे रह गए, दूसरा साइंस की मैदान में भी हम पीछे रह गए। एग्जाम्पल दें जी। एग्जाम्पल आपने देनी है कि भाई हमारे मौजूदा पाकिस्तान में लिटरेसी रेट जो है वो कोई 65 to 70% है लिटरेसी का, और हमारा हमसे छोटा मुल्क बांग्लादेश का भी ज़्यादा है, और श्रीलंका का लिटरेसी रेट 98% है। तो उससे पता क्या चलता है कि भाई हमारी जितनी इलिटरेसी है उसी एतबार से हमारी डेवलपमेंट भी पीछे रह गई। सॉरी, एग्जांपल्स इस तरह से होंगी। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ जी नौजवानों, साइंस नंबर 8, इलिटरेसी की वजह से हम साइंस के मैदान में पीछे रह गए और तरक्की में पीछे रह गए। नंबर 9, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल दें जी कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा तो वैसे ही आउट ऑफ स्कूल है। फिर हमारा फीमेल लिटरेसी जो है 50% से भी कम है। मेल लिटरेसी जो है बड़ी मुश्किल से 60 क्रॉस किया है। तो
इससे पता चलता है कि भाई हमारे यहाँ घोस्ट स्कूल्स हैं और मल्टीपल एजुकेशन सिस्टम्स हैं, तो इस वजह से हमारी एजुकेशन बहुत पीछे रहेगी। ये एग्जांपल्स हैं। नंबर 10 कंपैरिजन देना है कि भाई श्रीलंका का 98% लिटरेसी रेट है, हमारा भी 70 भी क्रॉस नहीं किया, तो हम बहुत पीछे हैं। नंबर 11 डाटा भी यही हो गया, डाटा कंपैरिजन में ही मैनेज हो गया, नो वरीज। नंबर 12 थ्योरी है, थ्योरी कोई नहीं डलेगी। और फिर नंबर 13 बुक्स एंड राइटर्स हैं। कोई भी बुक उठा लें, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान बाय डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी, वो क्या लिखते हैं यार? वो यही लिखते हैं कि इलिटरेसी की वजह से पाकिस्तान की डेवलपमेंट हैम्पर हुई है, फुल स्टॉप। ठीक है। करंट अफेयर लिख दें कि मौजूदा दौर को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं और चाइल्ड लेबर में मुलवस हैं। तो इस सूरत हाल में हमारा जो मुस्तकबिल है उसका हम क्या सोच सकते हैं? इलिटरेट होंगे लोग। नंबर 15 यूएनडीपी ने अपनी रिसेंट रिपोर्ट में क्या लिखा है? ओ भाई यही लिखा है कि पाकिस्तान में इलिटरेसी है जिसका असर डेवलपमेंट पे पड़ रहा है, फुल स्टॉप। कौन जाके आपसे एग्जैक्ट वो रिपोर्ट जेब से निकलवाएगा कि भाई ये रिपोर्ट निकालो? ठीक है ना? बुक नहीं पता तो ऑनलाइन सर्च कर लो, सैफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। ठीक है, किताब और राइटर का नाम उठाओ और उसको कोट गिफ्ट कर दो। अभी तो लिखना सीख रहे हो ना, जब बड़े हो जाओगे तो किताबों के नाम भी आ जाएंगे, फिर सही वाला रेफरेंस दे सकोगे। लेकिन अभी तो सुजुकी मेहरान चलाना सीखो भैया। नंबर 16 लिटरेचर वाला मसाला नहीं डलेगा। एनालिसिस बताओ अपना कि हमारे यहाँ जैसे जैसे चाइल्ड लेबर बढ़ती जा रही है, इस तरह से हमारे यहाँ बच्चों की तालीम से दूरी हमें नजर आ रही है। ऑब्जर्वेशन अपनी बताओ कि हम एक मोहल्ले में रहते थे, वहां पे तो आबादी 5,000 थी तो एक स्कूल था, आबादी अब 10,000 होगी फिर भी स्कूल एक है। तो इस तरह से सहूलतें ना होने से भी हमारी एजुकेशन का बेड़ा गर्क हुआ है। और तालीम, फिर आप चले जाएंगे कंक्लूडिंग सेंटेंस पे, थर्ड पार्ट ऑफ योर पैराग्राफ, और वहां पे आप क्या कहेंगे? वहां पे आप कहेंगे कि ये लिटरेसी ही है जिसने डेवलपमेंट को रोके रखा है। ना सिर्फ डेवलपमेंट को रोका है बल्कि इसके नतीजे में जॉबलेस लोगों की एक बहुत बड़ी फौज भी तैयार हुई है, फुल स्टॉप। अगला पैराग्राफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में होगा। ओ भाइयों, हमने 18 में से 15 मसाले ठकाठक लगा लिए। अब आप में से किसी को कोई मसाला समझ नहीं आया तो लेट मी नो। एनीबॉडी?